वेलकम टू थ्रू आउट। और इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में। और शायद ये मेरी पहली वीडियो होगी जहां पर मैं कोई भी डेटा स्टैटिस्टिक्स को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना पूरा ओपिनियन और जो भी मैंने आज तक समझा है इस टॉपिक को, उस सारी चीज़ों पे बारे में बात करूंगा। और मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कुछ सालों पहले एक एसएससी का स्टडी करने वाला एक स्टूडेंट था। उसके अलावा मेरे टाइम में भी काफ़ी सारे स्कैम्स हुए हैं। जब से मैंने तैयारी करनी शुरू की थी, तब से मैंने हर साल हर महीने कुछ ना कुछ अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेके हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स पाया है या देखा है। लेकिन हर स्टूडेंट इस बात को लेकर तैयारी करता है कि किसी तरह से वो एक गवर्नमेंट जॉब में चला जाए और उसके फैमिली और वो खुद के करियर को सेव कर पाए। अब एक स्टूडेंट जो कि गरीब है या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उन सब के लिए गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि अपने फैमिली को इकोनॉमिकली सिक्योर करना है। और इसी की वजह से कई सारे ऐसे भी चीज़ें होती है जो सोसाइटी में देख करके बुरी भी लगती है कि कई सारे लोगों की शादी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास जॉब नहीं होती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी ये है कि जॉब की परसेंटेज जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, और वैकेंसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी रिलीज करती है उसका वो इतनी डिले होती है कि कई कई वैकेंसी के बारे में अगर अगर आप गूगल करोगे या देखोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतना डिले कोई कैसे कर सकता है। सरकारें बदल जाती हैं पर वो वैकेंसी क्लियर नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मीडिया पर लेके, जैसे कि मैंने कहा है कि ज़्यादा मैं डेटा वगैरह पे शो केस नहीं करूँगा, तो मैं बता बता देना चाहता हूँ। दिल्ली में एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा है। काफ़ी सारे मैंने इंडिया के अलग अलग भाग से दिल्ली में काफ़ी सारे स्टूडेंट गए हैं। और ऑलरेडी काफ़ी सारे टीचर्स पे और स्टूडेंट पे एफआईआर भी हो चुके हैं प्रोटेस्ट के दौरान। अब इस पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से जो स्टूडेंट वहाँ गए हैं, अब कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, कुछ टीचर ये आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी भी टीचर के खिलाफ में कोई भी वीडियो दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे टीचर्स, जितने भी टीचर अभी प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब मैं खुद भी स्टूडेंट था तो उन टीचर्स को फॉलो करता था, उनके वीडियोस देखता था, उनसे मैंने सीखा है। तो किसी भी टीचर का क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। हाँ, अगर एक कॉमन तरह से बताया जाए तो हाँ, कुछ टीचर्स इस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं और ये साफ दिख रहा है। और और उस उन टीचर के स्टूडेंट को शायद ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि उस भीड़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना व्यूवरशिप बटोरने के लिए। वो किस तरह से बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ये बोलने के नाम पे कि वो किस तरह से स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। खैर, ये बात तो है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मीडिया को लेकर के। तो आप सभी को पता होगा कि जिस तरह से अगर आप एसएससी हैशटैग अगर आप पूरा यूट्यूब पे अगर टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे। पर आप एक चीज़ ध्यान देना कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम और आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसमें इस टॉपिक को लेके बहुत ही कम रिपोर्टिंग हो रही है। इससे ये समझ में आता है कि मीडिया कितनी बाइस रिपोर्टिंग करती है। और ये अभी की बात नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सभी को पता है कि मीडिया का जो रेवेन्यू है, एड रेवेन्यू मॉडल, वो गवर्नमेंट से बहुत ही बड़ा आता है। तो वो इतना जल्दी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी ऐड नहीं चलाएंगे, सॉरी, कोई भी न्यूज़ नहीं चलाएंगे जिससे गवर्नमेंट के इमेज को फ़र्क पड़े। ये चीज़ें आम स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, तो इसीलिए उनको सोशल मीडिया का सहारा से वो इस प्रोटेस्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर एक्सपैंड कर पा रहे हैं। लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम है, जब तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको कवर होना शुरू नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल पार्टियां इसको सीरियस नहीं लेंगी। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि एसएससी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में खुद आप सभी को पता है। एसएससी और चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या फिर नीट, कुछ समय पहले नीट पे भी काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे। लगभग हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन, अगर यूपीएससी को हम लोग साइड कर दें, तो हर बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम बोर्ड के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने के आरोप लगे हैं। एसएससी भी 2017 में जो एसएससी स्कैम वाला मामला हुआ था, उसके बाद एसएससी के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग कंप्लेन कर चुके हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक एक बहुत ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है। सबको पता है कि वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कैसे फिक्स किया जाएगा उसके बारे में कोई एग्जैक्ट बातें नहीं करती। हमारे गवर्नमेंट, जो भी भारत सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या फिर बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें जो भी डायरेक्टर होते हैं या फिर जो भी उसको वहाँ के चेयरमैन होते हैं या फिर कोई भी आदमी जो उस कमेटी को या फिर उस ऑर्गेनाइज को लीड करता है, हमने कभी भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा जिससे ये पता चले कि हाँ, वो आदमी जिसको इसका जिम्मेदारी दिया जा रहा है
जस्ट एन एग्जांपल, अभी एसएससी की बात हो रही है, तो एसएससी के जो चेयरमैन है, क्या उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करने का कोई एक्सपीरियंस है? क्या उनका बैकग्राउंड में कोई स्टूडेंट हैंडलिंग का कोई एक्सपीरियंस है? क्या उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया है जहाँ पर वो इतने सारे स्टूडेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से इसको अच्छे से कंडक्ट करते हैं, इसको लेकर कोई एक्सपीरियंस है? एक बनी बनी व्यवस्था में हमेशा एक आदमी को बदल दिया जाता है, एक ऐसा आदमी जिसका कोई भी एक्सपीरियंस पास्ट नहीं होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एक आदमी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक जैसे कि इस केस में एसएससी है तो एसएससी के बारे में बात करूंगा, एग्जाम कंडक्ट करने में, एग्जाम होती के उससे है उसके बारे में, तो वो आदमी जब वो आता है तो पूरा डिपेंडेंट हो जाता है अपने कमेटी के ऊपर कि उसकी कमेटी पिछले पिछले या फिर उसके उनके पहले चेयरमैन के टाइम कैसे काम कर रही थी। और लास्ट में प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमें लगता है कि चेयरमैन बदल देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालांकि उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम जो का तो बनी हुई रहती है, क्योंकि जो उस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो आज भी वही है। तो इस चीज़ को पता नहीं गवर्नमेंट कैसे फिक्स करेगी या फिर किस तरह से उसको फिक्स किया जा सकता है। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है और नेशनल लेवल पर इसको फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मुझे लगती है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया की कोई भी सरकारी बड़ी सरकारी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति चेयरमैन बन जाता है जिसके पास उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो ये क्रिटिसाइज करने वाली बात है। उसके बाद आता हम लोग टीचर्स पे। तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे टीचर्स इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि टीचर्स ने ही इस प्रोटेस्ट को शुरुआत की है। ऑब्वियसली हो भी सकता है कि काफ़ी सारे टीचर के बोलने पर ही काफ़ी सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। पर अब प्रॉब्लम भी यही है, अब कई सारे टीचर्स का मैं इस वीडियो बनाने के दौरान मैं काफ़ी सारे टीचर्स का वीडियो देख रहा था। अब कुछ टीचर्स ऐसे अपने स्टूडेंट को प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो सिर्फ स्टूडेंट के हित चाहते हैं, जबकि उनके वीडियो और उनके पुराने वीडियो और उनके, अगर आप ध्यान से देखोगे उनके पुराने एक्शंस को, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये इस टाइम पर भी अपने स्टूडेंट के ईगो को पे सिर्फ मसाज कर रहे हैं ताकि उसका स्टूडेंट उनके खिलाफ ना हो जाए। काफ़ी सारे टीचर्स हैं इसमें, किसी का नाम पर्सनली लेना नहीं चाहूँगा। इसके अलावा अब एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये टीचर्स के बारे में जब बात होती है तो हमेशा टीचर्स के बारे में, टीचर्स के बिजनेस को लेके बहुत बार बात होती है, क्योंकि आफ्टर कोविड आफ्टर कोविड जो एडटेक कंपनियां हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने वाली जो कोचिंग्स है, उसके बिजनेस इतना ज़्यादा रैपिडली ग्रो हुए हैं कि अगर किसी एक टीचर का इमेज भी खराब होता है ना तो उससे करोड़ों का नुकसान होता है, करोड़ों का। अब इस चीज़ को वो लोग कैसे डील करते हैं, किस तरह से इस चीज़ को संभालते हैं, ये तो अलग अलग चीज़ के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। पर देखो, अगर मैं एक आज का टाइम का ये डेटा बताऊं, तो आज के टाइम कोचिंग इंडस्ट्री एक मिलियन नहीं बिलियन रुपीस से भी बहुत ज़्यादा का बिजनेस जनरेट करता है। क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि मैंने पहले पहले भी बताया कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, यहाँ यहाँ स्टेटस सिंबल भी है। तो एक मल्टी बिलियन रुपीस का अगर कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ पर करप्शन होना तो तय है। अब 2024 की अगर डेटा का अगर हम लोग बात करें तो एस्टिमेटली माना जाता है कि जो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाली जो कोचिंग इंडस्ट्री है, ये करीब 50,000 करोड़ रुपए से भी बड़ी है। और इसका प्रोजेक्शन सिर्फ इस बेसिस पे किया जाता है क्योंकि 2019-20 और उसके बाद की जितना भी जो जीएसटी फाइलिंग हुई है उसके आधार पे ये बातें बोली जाती है। और उसके अलावा भी कई सारी चीज़ों को आप देखोगे तो कि 2019-20 के टाइम पे ये करीब करीब 24 या 22 या 22 हज़ार करोड़ के आसपास थी, जो कि अब 2019 से 20 और 23 और 24 के बीच के डेटा को देखें जहाँ पे सिर्फ 4 या 5 साल का गैप आता है और ये हो जाती है सीधा डबल। आज का टाइम ये बिजनेस है 55,000 करोड़ रुपए। इससे समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा एक बिजनेस है, और अगर कहीं पे बिजनेस है तो किस तरह से यहाँ पे माफियाज भी इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि पिछले नीट के टाइम पे काफ़ी सब नीट एग्ज़ाम के जो प्रॉब्लम हुई थी, पेपर लीक का मामला हुआ था। इसके अलावा हम लोगों ने आज तो आप आजकल तो ये भी नहीं मिलता कि बोर्ड्स के 12th बोर्ड्स के पेपर्स लीक हो रहे हैं, इतने इजी इजी एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। अब इसके कई सारी चीज़ें हो सकती है, कई सारे इसका एक डिमांड भी है मार्केट में, लेकिन एक भी चीज़ समझना है कि अगर कोई माफिया इसके पीछे इन्वॉल्व है तो अगर कोई अब माफिया होगा तो आप समझो कि वो माफिया कौन हो सकता है। एक कोचिंग इंडस्ट्री जो कि 50,000 करोड़ की है और हर कोचिंग दावा करती है कि मेरे इतने स्टूडेंट टॉप किए हैं, तो अगर कोई माफिया एग्जिस्ट करती है तो उसमें कोचिंग का हाथ ना हो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोचिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से माफिया को डायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से पैसे फंड करती है ताकि वो पेपर या क्वेश्चन
अपने स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा पाए और अपने कोचिंग का नाम बड़ा कर पाए, ताकि उनका रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट हो। तो जो कोचिंग आज का टाइम ये दावा कर रही है ना, काफ़ी सारे कोचिंग्स की वो स्टूडेंट के साथ है, लेकिन उन्हीं में से कोई कोचिंग है, काफ़ी सारे कोचिंग है जो इस तरह के माफियाज के साथ भी खड़े हैं। तो इसीलिए कई बार जब गवर्नमेंट इस तरह के प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करती है, तो वो गवर्नमेंट ये आरोप लगाती है कि कोचिंग वाले ही माफिया है। तो इस बात को एग्जैक्टली डायरेक्टली डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, खास करके एक ऐसे इतना बड़ा एक बिजनेस अगर कहीं चल रहा हो जहाँ करीब 50,000 करोड़ से भी बड़ा बिजनेस कहीं पे हो। तो अब इसमें अगला टॉपिक पे अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट आखिर गवर्नमेंट जॉब इतना ज़्यादा इंडिया में क्यों लोग चाहते हैं करना। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, जिस पे काफ़ी लंबा डिस्कशन किया जा सकता है, इतना लंबा कि घंटों कई घंटों बातें की जा सकती है। आप सभी को पता है कि इस करंट गवर्नमेंट के आने के बाद स्टार्टअप कल्चर इंडिया में बहुत ही बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब की ओर झुकाव आज भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप वेस्ट को देखोगे, वेस्ट में यानी कि यूरोप में अगर आप देखो या फिर यूएसए में देखो, तो वहाँ पर काफ़ी लोग इंडियन, वहाँ पर जो उनकी आर्मी है, वहाँ की यूथ ज्वाइन नहीं करना चाहते। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्मी में बुलाने के लिए वहाँ के जो यंग जनरेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिफाई किया जा रहा है। वहीं उल्टा इंडिया में लोग आज भी आर्मी में जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से। अब ये बताता है कि जॉब, अब आर्मी को लोग सिर्फ देशभक्ति की भावना से नहीं ज्वाइन करते, वहाँ उसको लोग करियर और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए भी ज्वाइन करते हैं। और ये फैक्ट है, इसको कोई कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। क्योंकि आर्मी में जाने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे वैकेंसीज होते हैं, पोस्ट होते हैं जहाँ पर बहुत ही टफ एग्जाम्स नहीं होते, जहाँ पर फिजिकल टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जिनके पास भी किसी वजह से, चाहे वो कोई भी वजह हो, चाहे वो इकोनॉमिकल वजह हो या कुछ भी किसी भी और तरह का, अगर जो भी स्टूडेंट खुद को उतना इंटेलिजेंट नहीं मानते, या फिर उन्हें लगता है कि वो एसएससी या फिर रेलवे या फिर और भी जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको फेस नहीं कर पाएंगे, तो वो आर्मी की तरफ मुड़ जाते हैं। अब ये बोलने का मेरा मकसद था कि इंडिया में जॉब सिर्फ जॉब नहीं है। अब यहाँ पे मेरा इस पूरा सिनेरियो को बताने का ये मकसद था कि इंडियन कल्चर में आज भी लोग गवर्नमेंट जॉब के ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि वहाँ पर वो अगर उसका अल्टरनेटिव बिजनेस भी करना चाहे तो फैमिली ही अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे फैमिली, उन्होंने उनके जो लास्ट 20-30 साल का अगर पास्ट देखे, तो उन्होंने अपने पास्ट में इतना ज़्यादा गरीबी देखा होगा, उन्होंने कितने महीने से पैसे सेविंग किए होंगे। उसके बाद अगर कोई अचानक से बिजनेस करने का सोचता है, तो फिर उनको ये लगता है कि कहीं बिजनेस डूब ना जाए। ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये भी बच्चे पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देता है कि अब बच्चे को एक गवर्नमेंट जॉब, एक स्टेबल जॉब की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लोग ये बात समझ में नहीं नहीं पाते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए एवरेज अगर साल देखा जाए, तो इसका मैं कोई डेटा से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी 2 या 3 साल से कम तो तैयारी नहीं करता। मैं तो कुछ ऐसे भी लड़कों को जानता हूँ जो मेरे से पहले से तैयारी कर रहे थे और आज भी करते हैं। आज भी सिर्फ इस आस में कि कभी ना कभी तो हो जाएगा। और उससे उन्होंने अपना प्राइम टाइम का मतलब है जब वो अपने एज में और भी कुछ और कर सकते थे, कुछ बिजनेस कर सकते थे, कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकते थे, पर उनको दिमाग में एक ही थॉट था कि मुझे तो सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि वो एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर इकोनॉमिकल सिक्योरिटी के लिए। तो ये एक मुझे बहुत ही माइंडसेट का प्रॉब्लम लगता है इंडियन पेरेंट्स में, और इंडियन स्टूडेंट में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी एकदम सीधा दिखता है। तो इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा स्टूडेंट को भी, कि उन्हें भी एक डेडलाइन देनी होगी खुद को, कि अगर हम 2 साल पढ़ूंगा या 3 साल पढ़ूंगा या 4 साल पढ़ूंगा, या चलो अपना 5 साल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए दे दूंगा, अगर उसके बाद नहीं होता है तो मैं एक अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कई लोगों के साथ आप अगर बात करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कई लोगों के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो अपना पूरा तन मन धन, बच्चे कुछ सारा सेविंग लगा देते हैं कोचिंग कोचिंग में, अपने छोटे से हॉस्टल में या फिर अपने खाने में, ताकि वो किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब को कर पाए। और ये सुनने में लगता है कितना फैसिनेटिंग लगता है कि लोग कितने मेहनती है, लेकिन उसी के साथ कितना डरावनी है कि लोगों के पास कैरियर ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरे ऑप्शन की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से डील किया जा सकता है और आने वाले टाइम में इसको फिक्स किया जा सकता है। और काफ़ी सारा स्टार्टअप कल्चर आने के बाद काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में जा भी रहे हैं। लेकिन आज भी काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जो लोग पैसे डूबने या खर्च करने में डरते हैं, लेकिन अपना लाइफ का इम्पोर्टेंट प्राइम टाइम के सालों बर्बाद करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते।
तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लम मुझे लगता है। और जहाँ तक बात है एसएससी प्रोटेस्ट की, तो इस तरह के प्रोटेस्ट करनी चाहिए। अगर किसी को भी कोई भी इसमें अच्छे तरह से प्रोटेस्ट हो कर पाते हैं, कंडक्ट कर पाती हैं, तो इस तरह चीज़ों को अच्छे से लीड करना चाहिए। और एक एक और मेरे को अभी सडनली याद आया, ये मैं एक्चुअली मैं नोट्स पर नहीं लिखा हुआ है, कि पिछला जब इलेक्शन का टाइम में गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि अब जब वो गवर्नमेंट जीतेंगी तो वो न्यू लॉ लेके आएंगी फॉर इस तरह के एग्ज़ाम एग्ज़ाम में होने वाला करप्शन से बचने के लिए। तो गवर्नमेंट के दो लॉ लाने के बावजूद भी इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? आप सभी को याद होगा कि गवर्नमेंट ने एंटी पेपर लीक लॉ लेके आई थी, जो 2024 में आई थी, और इसके तहत बहुत सारे जो सजा के प्रावधान भी किए गए थे। और जितने भी बड़ी 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 सेंट्रल एजेंसी है एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली, उनको इसके दायरे में रखा गया था। अब इसी के साथ गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 को भी बनाया था, जहां पर गवर्नमेंट ने कहा था कि किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है एग्ज़ाम कंडक्ट करने में जो आती है, जैसे पेपर लीक हो गया, क्वेश्चंस में गड़बड़ी हो गया, कई बार सेंटर्स को लेकर जो प्रॉब्लम आता है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर मिलता है जिसमें कोई कोई आदमी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कोचिंग इंडस्ट्री भी अगर इसमें शामिल पाई जाती है, तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। इसको लेकर बाकायदा पनिशमेंट और फाइन भी लगाया गया, जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम के लिए या फिर अलग अलग तरह के सजा डाले गए थे, जहाँ पे 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी एसएससी के थ्रू इतने सारी गलतियां हो रही है, तो क्या इस कानून के तहत सरकार एसएससी पर ही कोई कंप्लेंट दर्ज करने वाली है, या एसएससी पर कोई कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज हुई अभी तक? ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसियां और एक समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ गवर्नमेंट एजेंसियां है, यानी कि जांच एजेंसी, एक तरफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरह के एग्जाम को कंडक्ट करती है। आप तीनों ही चीज़ में गवर्नमेंट में है, और आप एक चीज़ गौर से समझना कि जो भी बड़े अफसर होती है, अफसर, वो हमेशा गवर्नमेंट में कोई ना कुछ ना कॉमन लोगों को आपस में जानते ही हैं। जिस तरह से आप सभी को पता है, जिस तरह की प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब में अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक जॉब करोगे, तो ऑलरेडी आपका 8-10 कंपनियों में तो जान पहचान हो ही जाती है। उसी तरह से तो कई बार इस तरह के लूप होल्स का भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉब्लम और क्राइम को छुपाने के लिए। और उसमें कई बार हो सकता है कि उनके कलीग्स ही उनको हेल्प करते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम को गवर्नमेंट कैसे डील करेगी, और ये प्रोटेस्ट का आने वाले टाइम में क्या आउटपुट निकलेगा? हमने 2017 में हुए एसएससी स्कैम वाले प्रोटेस्ट को देखा था, कम से कम उसमें एक आउटपुट तो निकला था कि एग्ज़ाम वेंडर और बाकी बहुत सारी चीज़ों को सुधार किया गया था। पर अब वापस से इस तरह का गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो इस चीज़ को कैसे गवर्नमेंट डील करेंगी? और एज ए स्टूडेंट आपका क्या स्टैंड है, नीचे कमेंट करके बताओ। और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पे वीडियो थोड़ा सा अलग अलग टाइप पे आते हैं, ऐसा टाइप जो आपके लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में हेल्प दे सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ किसी और वीडियो में और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से, इतना फंबल कर रहा हूँ, आपका एक सब्सक्राइब से हमें उम्मीद और मोटिवेशन दोनों मिलती है। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए और बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।